Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज में हम फॉसिल फ्यूल पर डिस्कशन कर चुके हैं। जीवाश्म ईंधन में हमने पढ़ा पेट्रोलियम और कोल को। इसके बाद हमने न्यूक्लियर एनर्जी पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट मिनरल यूरेनियम और थोरियम पर डिस्कशन किया। साथ में हमने यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस भी डिटेल में डिस्कस किया। सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी और भी एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए जल्दी आने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का। ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिन्हें रीयूज किया जा सकता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी को। ये कुछ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत ऊर्जा को, और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। इसके वर्ल्ड में कौन कौन से आप देखोगे कंट्रीज ऐसे हैं जो जल विद्युत का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इन सभी को इस वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जल से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम वाटर से जनरेट करते हैं वही क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। बट इसमें दो सवाल बनते हैं कि कौन सा ऐसा वाटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, और उस वाटर के अंदर ऐसा क्या है कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके दोनों के सवाल में पहला है कि ऐसा वाटर जो है वो होगा जो रनिंग वाटर होगा, जो बहता हुआ पानी होगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। रुके हुए वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे हैं, फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर से कर रहे हैं। तो रनिंग वाटर में ऐसा क्या है, तो रनिंग वाटर के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और ये जो गतिज ऊर्जा है इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसके लिए एक प्रॉपर पूरी मैकेनिज्म होती है, पूरा एक प्लांट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बहता हुआ पानी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, साथ में चाहिए उसके अंदर गतिज ऊर्जा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर इसके फॉर्मूला पे जाएं तो ये होती है हाफ mv स्क्वायर के। m का मतलब होता है मास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और v क्या है, v है वेलोसिटी, वेग। तो किसी भी ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर मास ज्यादा हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, वेग ज्यादा हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस वजह से अगर वाटर ज्यादा हो और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। इसलिए क्या किया जाता है कि वाटर को पहले एक जगह स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म को समझो आप कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक ऊंचाई पर क्या बनाया गया है, ऊंचाई पर एक रिजर्वायर बनाया गया है। ये पूरा एक डैम बनाया और डैम बना करके फिर क्या बना दिया, रिजर्वायर, जलाशय बना दिया। और जलाशय बनाने से ये क्या हुआ, बहुत सारा पानी यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया। अब इस पानी को, जिसके अंदर की एक अपने आप में एक स्थितिज ऊर्जा है, एक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, क्योंकि पानी बहुत सारा एक जगह आपने कलेक्ट कर लिया है। अब इस पानी को आप एक पेनस्टॉक यानी दबाव नली जो है, इस पेनस्टॉक के थ्रू और ऊपर से नीचे की तरफ तेज ढाल के साथ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो एक तो वॉल्यूम है, वाटर का मास है, ठीक है, और उस वाटर को आप ऊपर से नीचे तक जब गिरा रहे हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी जनरेट हो गई, तब इसमें जनरेट हो गई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जनरेट हो गई। और इस गतिज ऊर्जा का आप अमाउंट जो है वो और ज्यादा होगा अगर ये
ज्यादा तेज ढाल पे फ्लो करेगा, यानी कि जितना स्लोप पे आप इसको गिराओगे उतने ही ज्यादा इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी इसके अंदर उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इस गतिज ऊर्जा को यूज करके आप यहां पर एक टरबाइन को घुमाएंगे। ये जब पानी आकर के टरबाइन पे गिरेगा तो ये क्या होगा, टरबाइन जो है वो घूमने लगेगा, और इसके घूमने से क्या जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। किससे, टरबाइन के घूमने से एक यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। और इस मैकेनिकल एनर्जी को आगे किस में ट्रांसफर किया जाएगा, जनरेटर के अंदर। और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। यानी कि आपने सबसे पहले एक रिजर्वायर बनाया, ठीक है, एक डैम बना के एक रिजर्वायर बना लिया, जलाशय बना लिया। उस पानी को आपने क्या किया, एक पेन स्टॉक, एक दाब नाली के थ्रू फ्लो करवाया। फ्लो करने पे इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन पर गिरेगी तो इससे टरबाइन घूमने लगेगी, और घूमती हुई टरबाइन जो है वो कौन सी एनर्जी जनरेट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को जनरेट करेगी। ठीक है, और ये यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किस में जाएगी, जनरेटर में, और जनरेटर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। फिर यहां से जनरेटर से ये किसके अंदर चली जाएगी, पावर हाउस यानी ट्रांसफॉर्मर के अंदर चली जाएगी। और ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या करेगा, इसका ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज कर देगा। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज जो है उसको बढ़ा देता है, और फिर यहां से आगे कहां चला जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, और ट्रांसमिशन लाइन में जाके आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अब देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और इसके बहुत सारे यूज भी हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स है मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप सेम वाटर को एक ही पूरे फ्लो में कई जगह यूज ले सकते हो। इसके अलावा वाटर को वापस रिसाइकल होकर के फिर से भी आप पंप करके फिर से भी यूज में ले सकते हो, दोनों तरीके से यूज में ले सकते हो। और वाटर, आपको पता है कि वाटर जो है वो वाटर साइकिल है एक प्रॉपर, जिसमें यही पानी आगे फ्लो होता है और इवेपोराइज होकर के ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, संघनन यानी कंडेंसेशन होता है, अगेन रेनफॉल होता है। तो एक पूरा वाटर साइकिल चलता रहता है। तो पानी जो है वो रिवर्स के अंदर या जो बहता हुआ पानी है वो आपको अवेलेबल होता रहता है। तो एक रिन्यूएबल सोर्स है। इसके अलावा एक क्लीन एनर्जी है। इस पूरे प्रोसेस में आपने कहीं भी कोई ग्रीन हाउस गैस या आपने कोई हार्मफुल केमिकल, कोई तरीके का पॉल्यूशन आपने नहीं किया है, इसलिए ये क्लीन एनर्जी है। ठीक है, एनवायरमेंट पे भी इसके इंपैक्ट जो है वो मिनिमम है। इसके बाद ये रिलायबल और स्टेबल सोर्स है। रिलायबल और स्टेबल मतलब यह है कि लंबे टाइम तक आपको एनर्जी इस वे में दे सकते हो, आप इस पे विश्वास करते हो, क्योंकि इसमें फर्दर जो है आपको कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है कि इससे आपके कोई ना कोई आपके एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आएगा, कोई आप पॉल्यूशन क्रिएट होने लगेगा आगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक स्टेबल सोर्स है जो कंसिस्टेंटली आपको लंबे टाइम तक पावर दे सकता है। इसके अलावा एक ये भी बेनिफिट है कि जो ये पावर प्लांट लगाए जाते हैं, ये जो पावर प्लांट लगाया हुआ है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आपको यही पावर प्लांट जो है वो 50 ईयर्स से लेकर के और 100 ईयर्स तक की लाइफ इनकी होती है। ठीक है, 50 से 100 साल तक ये पावर प्लांट चलते रहते हैं। अगर आप टाइम से इनका मेंटेनेंस करते रहते हो तो 50 से 100 साल तक आपको चलता रहेगा। तो लॉन्ग लाइफ है इन पावर प्लांट्स की। एक बार लगाओगे 50 ईयर्स तक आपको एनर्जी देगी, यानी कई जनरेशन तक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि इसके अलावा इसमें फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए भी इसको यूज में ले सकते हैं। फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन से हमारा मतलब है कि इसको यूज में लेकर के आप, जब आपके पास एक्सेस वाटर आ रहा है तो एक्सेस वाटर में आप क्या करोगे, उसको रिजर्वायर में स्टोर कर लोगे, जिससे कि आगे जो है वो बाढ़ वाली सिचुएशन ना बने। और फिर इसी वाटर को जब आपके पास पानी की कमी है तो आप इरिगेशन में यूज में लेकर के, और उससे आपके जो एग्रीकल्चरल यूज है उसमें भी आप इसको ले सकते हैं।
इसके अलावा आप इसको रिक्रिएशनल और इंडस्ट्रियल यूज में भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में यानी कि आपको इंडस्ट्रीज के लिए इस रिजर्वायर से पानी मिल सकता है, आप पानी ले जा सकते हो। रिक्रिएशनल वर्क में यानी इसमें आप बोटिंग करा सकते हो, इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना सकते हो, या कोई हाट बाजार लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसमें रिक्रिएशनल वर्क कर सकते हो, फिशरीज के लिए काम में ले सकते हो आप इसको। तो ये सब चीजें जो है वो इस रिजर्वायर में कर सकते हो। तो इस वजह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम बात करें अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स की, तो 3 तरीके के हाइड्रो पावर प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है इंपाउंडमेंट या फिर कन्वेंशनल, जो आपका परंपरागत डैम है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कन्वेंशनल डैम का। तो सबसे पहला होता है कन्वेंशनल डैम। कन्वेंशनल डैम वही प्रोसीजर जो हमने अभी फॉलो किया था, कि जिसमें सिंपली आपने एक रिजर्वायर बनाया और उस रिजर्वायर से पेन स्टॉक के थ्रू क्या हुआ, अपर रिजर्वायर से लोअर एरिया में वाटर को स्लोप के साथ फ्लो करवाया, इससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई। इसी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया आपने टरबाइन घुमा करके, और उस मैकेनिकल एनर्जी को आपने डाला जनरेटर के अंदर, जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर आपने ट्रांसफार्मर में डाल के और वोल्टेज बढ़ा के और ट्रांसमिशन लाइन में डाल दिया। ये तो होता है कन्वेंशनल मेथड। इसके अलावा एक मेथड ऐसा है जो पानी को उस लोकेशन पे ही रीयूज करता रहता है। जिस लोकेशन पे आपने हाइड्रो पावर प्लांट लगाया है, उसी पानी को फिर से आप यूज ले सकते हो, और ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये होता है पंप्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। पंप्ड स्टोरेज प्लांट का क्या बेनिफिट है कि इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें 2 रिजर्वायर बनाए जाते हैं। ये देखो, एक तो है अपर रिजर्वायर, एक ऊपर बना दिया, और एक नीचे, यानी कि फर्स्ट रिजर्वायर ये है और सेकंड रिजर्वायर ये बना दिया। अब अपर रिजर्वायर में आपने पानी को स्टोर किया, यहां पे पानी एक जगह कलेक्ट हुआ। पानी कलेक्ट होने के बाद आपने वही पैन स्टॉक के थ्रू, ये देखिए, इस पैन स्टॉक के थ्रू पानी को गिराया और टरबाइन घुमाई, टरबाइन घुमा पे आपने जनरेटर जो है उसमें गई मैकेनिकल एनर्जी, और जाकर के जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। मेथड वही है, बट यहां अच्छी चीज ये है कि ये पानी आने के बाद नीचे के एक रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है। यहां तो क्या है, जो आपका कन्वेंशनल है इसमें तो पानी को आपने छोड़ दिया है, अब ये पानी आगे रिवर के साथ आगे फ्लो हो गया है, इस पानी को आप दोबारा यूज नहीं ले रहे हो यहां पे। बट यहां पे आपने एक और रिजर्वायर बना दिया है नीचे। अब जब आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, इस प्रोसेस में आपने एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, या फिर आपके पास और कोई इलेक्ट्रिसिटी का मीडियम है, आपने यहां पे ले रखा है, चाहे विंड एनर्जी से ले रखा हो, आपने यहां और भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज लेके जब आपके पास डिमांड कम होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो सर्दियों के दिन होते हैं, उन सर्दियों के दिनों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी की जो है डिमांड कम होती है, रात को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है, उस टाइम में क्या करोगे, उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेकर के और पानी को अगेन आप जो है वो पंप के थ्रू ऊपर के रिजर्वायर में फिर से पहुंचा दोगे। यानी कि लोअर रिजर्वायर से आप वाटर को वापस अपर रिजर्वायर में पहुंचाओगे, यही पानी को आप वापस ऊपर पंप कर दोगे। फिर जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तब आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे और उसको फिर ट्रांसमिशन लाइन में भेज करके और आपके घरों तक पहुंचा दोगे। क्लियर है? यानी कि इसमें पानी को रिसाइकल कर रहे हैं एक तरीके से, सेम वाटर जो अपर रिजर्व में था उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके लोअर रिजर्वायर में लाए, फिर जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है, तब उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेकर के साथ साथ पानी भी आपने ऊपर पंप कर दिया। जब डिमांड बढ़ी तो आपने फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो इस वजह से इसको पंप्ड स्टोरेज प्लांट कहते हैं, इसमें पानी को पंप किया जाता है स्टोरेज में। तीसरा जो है वो भी एक अच्छा मेथड है और एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। इसके अलावा लो कॉस्ट मेथड भी है जो तीसरा है, जिसे कहते हैं हम रन ऑफ द रिवर या डाइवर्जन हाइड्रो प्लांट। ठीक है, रन ऑफ द रिवर, नाम से पता चल रहा है कि रिवर की रनिंग को ही यूज में लिया है और पानी को डाइवर्ट किया गया है, रिवर से थोड़ा पानी डाइवर्ट करके उसको यूज करके और फिर उसको वापस रिवर में छोड़ दिया, सो रन ऑफ द रिवर प्लांट कहते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि ये जो है ये आपको कम कॉस्ट पे प्लांट लग जाता है, एक पहली बात तो, क्योंकि आपको यहाँ बहुत बड़ा कोई डैम नहीं बनाना पड़ रहा है, बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि रन ऑफ द रिवर जो डैम ये होता है पावर प्लांट, इसमें
कोस्टिंग बहुत कम आती है, और कोस्टिंग के अलावा इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम है, क्योंकि जो आपके माइक्रो यहाँ पे जो जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जल में रहने वाली चाहे मछलियां हैं जो भी हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, रिवर के साथ साथ आराम से फ्लो होते रहते हैं। दूसरा, कोई भी अगर मान लो सेडिमेंट आ रहा है, अब देखो यहाँ तो क्या करोगे आप, नदी जो सेडिमेंट लेके आएगी अवसाद, उसको यहाँ रोकना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उस अवसाद को टाइम टू टाइम यहाँ से रिलीव करना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या होगा, अवसाद आया और ये अवसाद नदी के साथ साथ बह जाएगा, आपने अवसाद को रोका ही नहीं, आपने तो थोड़ा सा पानी डाइवर्ट किया है, तो इस वजह से इसके बेनिफिट है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि ये रिवर आ रही है, ठीक है, इस रिवर से वाटर को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। रिवर का तो देखो ये नॉर्मल कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये रिवर का कोर्स है, इसमें से पानी को क्या कर दिया आपने, डाइवर्ट कर दिया, और ये जो डाइवर्ट किया है वाटर को, इसको आगे ले जाके एक फोरवे बनाया आपने, यहाँ एक छोटा सा रिजर्वायर बनाया, और उस रिजर्वायर से पेन स्टॉक के थ्रू पानी को गिरा के और फिर टरबाइन घुमाई, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो आपने रिवर का जो कोर्स है, उस कोर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की, पानी को रोका नहीं, पूरे पानी को उसको बहने दी, बट उसका कुछ पानी आपने क्या कर लिया, डाइवर्ट कर लिया, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया आपने। बट इसके नुकसान भी है। नुकसान यह है कि आपने पानी को स्टोर नहीं किया है बहुत ज्यादा, और जब पानी को आपने स्टोर नहीं किया है तो इट मीन्स कि जब आपको पानी की कमी हो जाएगी इस रिवर के अंदर, तब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पावर प्लांट जो है वो पेरिनियल रिवर्स में लगाए जाते हैं, ठीक है, जो रिवर वर्ष भर बहती है, जिनमें पानी हमेशा अवेलेबल होता है, उनमें ही लगाए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर सीजनल रिवर्स में आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको सीजनली जनरेट करनी पड़ेगी। भाई जब सूखे वाली कंडीशन हो, जब इंडिया के सेंस में जैसे बात करें, तो अगर ऐसी रिवर में लगा दिया कि जो मानसून पे डिपेंड है, ठीक है, तो जब मॉनसून सीजन आएगा तो पानी होगा, तब तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लोगे। जब पानी होगा ही नहीं, जब ड्राई सीजन आएगा आपके पास, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको पेरिनियल, जो वार्षिक वर्ष भर बहने वाली रिवर्स हैं, उनमें ही इन प्लांट्स को लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के प्लांट होते हैं। एक तो कन्वेंशनल होता है जिसमें डैम बना के, एक आपका जो है ये पंप्ड है, पंप्ड वाले में क्या है, पानी को वापस ऊपर चढ़ाया जाता है, जब डिमांड बढ़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इस जो आपका रन ऑफ द रिवर है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, पानी जो है उसको फ्लो होने देना है, बस आपको पानी को थोड़ा डाइवर्ट करना है। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट्स की, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनकी जनरेशन कैपेसिटी के बेस पे इनका एक क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जो इंडिया में माना भी जाता है। एक होता है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लार्ज वाले वो हैं जो 25 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी जनरेट कर के होते हैं, ठीक है, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 25 मेगावाट से ज्यादा है। अभी मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर आऊंगा कि क्या होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अभी आप ये समझिए कि जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की है, वो क्या है, लार्ज। जिनकी 25 से लेके और 2 मेगावाट तक की है, ठीक है, उनको बोला जाता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये देखिए आप, छोटे हैं ये, ठीक है, तो इसमें 25 से और 2 मेगावाट तक का, और 2 मेगावाट से लेकर के और 100 किलोवाट तक, यानी कि 101 किलोवाट से और 2 किलोवाट तक का जो जनरेट कर रहा है, वो कौन से हैं, वो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी कैपेसिटी और कम है। और सबसे छोटे होते हैं माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। ये जो है वो आपको 100 किलोवाट से भी कम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं, ठीक है, 100 किलोवाट से भी कम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जिनकी है, वो है माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे बेस्ड ही क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट अपनी आइडियल कंडीशन में चलते हुए, जब सारी दशाएं नॉर्मल है और उस कंडीशन में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ जो 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, उसी को बोला जाता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यानी अगर हम लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 25 मेगावाट की अगर इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसका मतलब कि सारी कंडीशंस आइडियल है, प्रॉपर वाटर भी मिल रहा है, पावर प्लांट में भी कोई कमी नहीं है, और वो अपने फुल स्विंग पे चलते हुए मैक्सिमम 1 घंटे में
25 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इट मींस उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, 25 मेगावाट। अब यही वो अगर मान लीजिए 20 घंटे तक अच्छे से चला तो 20 घंटे में वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, 25 इंटू 20, इट मींस कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर देगा। क्लियर है? तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अलग है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग है। अब इसी बेस पे अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसमें नंबर 1 आता है चाइना। ठीक है, चाइना जो कि 421 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रखता है। यानी कि इसके अंदर जितने भी, इसको आप ऐसे समझो कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं चाइना में, उन सबकी 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, 421 गीगावाट। अब वो कितना अच्छे से काम करते हैं, कितना चलते हैं, कितना पानी मिलता है और एक्चुअली वो कितना जनरेट करता है वो डिफर हो सकता है, बट मैक्सिमम इतना कर सकते हैं सारे पावर प्लांट्स मिलकर के। कितना, 421 गीगावाट। दूसरे नंबर पे ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पे यूएसए आता है, चौथे नंबर पे आ जाता है कनाडा, फिफ्थ नंबर पे रशिया है, सिक्स्थ नंबर पे क्या है, इंडिया, देन जापान। अब इंडिया की कितनी है, अराउंड 52 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया के अंदर। कितनी है, 52। अब देखो चाइना की, देखो 421, इंडिया की 52, यानी कि 8 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया से 8 गुना ज्यादा चाइना के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इतनी हाइड्रो पावर वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जापान 50 पे है, नॉर्वे 34 पे, तुर्की है, वियतनाम है, स्पेन है, इनका नंबर आता है। ठीक है, तो चाइना यहां लीड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। अब ऐसे करके अगर सभी कंट्रीज की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखो ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि पूरे सभी कंट्रीज 1 घंटे में मैक्सिमम कितनी हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, तो वो है 1280 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, 1280 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पूरी दुनिया में। और हम 2026 में एक्सपेक्टेड है कि हम 4200 से 4400 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। 4200 से 4400 का मतलब 1000 गीगावाट से क्या बनता है, 1 टेरावाट। 1000 गीगावाट का मतलब क्या है, 1 टेरावाट आवर। ठीक है, क्या है, 1 टेरावाट आवर का है 1000 गीगावाट का मतलब है 1 टेरावाट आवर। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 1280 गीगावाट जो है वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इससे हम 2026 में पूरी दुनिया में लगभग 4200 से 4400 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का अनुमान है। और ये जो है, ये हाइड्रो पावर जो है वो टोटल जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, रिन्यूएबल की हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू किए जा सकते हैं, उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में जो जनरेट होने की कैपेसिटी है, उसका 25% अकेला किससे जनरेट हो सकती है, हाइड्रो पावर प्लांट से। इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सो 1280 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, जो सारी रिन्यूएबल एनर्जी जितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, उसका कितना है, 25% है। अब देखिए पूरे दुनिया के सेंस में तो 25% हो गया है, बट बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज्यादा फोकस है। और उन कंट्रीज की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है, जो उनकी जरूरतें हैं, उसका सबसे ज्यादा पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है तो वो करती है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जैसे पराग्वे, पराग्वे की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 99.7% जो है, देखो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रहा है उसका 99.7% कहां से जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। इसी तरह देखो इथियोपिया है 90% है, नॉर्वे में 87.5%, वेनेजुएला अपनी इलेक्ट्रिसिटी का 77% किससे ले रहा है, हाइड्रो से, जबकि उसके पास खूब अच्छे रिजर्व हैं पेट्रोलियम के। इसके बाद ब्राजील 63%, कनाडा 60%। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो बहुत अच्छी अमाउंट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब इसका रीजन देखोगे ना, इसका रीजन क्यों है,
तो मोटा मोटा आप ये रीजन समझ सकते हो कि ये कंट्री ज्यादातर ऐसे हैं जिनके अंदर रिवर्स बहुत हैं, नदियां बहुत हैं, और नदियां ऐसी जगह पे है कि इनके टेरेन जो है वो उबड़ खाबड़ है। मीन्स कि इनका जो टेरेन है वो ऐसे है कि कहीं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे है, ठीक है, ऊंचे नीचे है। तो यानी कि इनको पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिराने के लिए तो नेचुरली इनको पानी गिराने का मीडियम मिल रहा है। आपको बड़े बड़े डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। पानी को आप थोड़ा सा यहाँ रोकोगे और एक गिरता हुआ पानी है, यहीं टरबाइन लगा दो, फिर यहां से पानी गिर रहा है, आपने एक टरबाइन यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, ऐसे टरबाइन लगा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। यानी कि इनका जो टेरेन है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है, अनइक्वल टेरेन है एक तो, दूसरा रिवर्स बहुत सारी हैं, और इस वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इनके अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे पराग्वे को लोगे आप, तो पराग्वे के अंदर पराना और पराग्वे रिवर मिल जाएगी। इसी तरह इथियोपिया में लोगे, आपको नाइल रिवर है, ब्लू नाइल, तो ओरिजिनेट इथियोपिया के अंदर से हो रही है, तो नील नदी है यहाँ पे। इसी तरीके से नॉर्वे में लोगे, अब नॉर्वे में आप नॉर्दर्न साइड में चले गए और वहां आप देखोगे कि नॉर्वे में क्या है, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, और जब आइस मेल्ट होती है तो उससे छोटी छोटी बहुत सारी रिवर सारे साल भर बहती रहती हैं, और क्योंकि उबड़ खाबड़ सतह है तो उन छोटी छोटी नदियों पे क्या बना दिए इन्होंने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप वेनेजुएला को ले सकते हो, यहाँ ओरिनोको रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरीके से ब्राजील में देखोगे, ब्राजील में तो आपको मिल ही जाएगा कि यहाँ पे तो अमेजन रिवर है। इसी तरीके से कनाडा, वो भी नॉर्दर्न साइड में है, तो यहाँ पे भी क्या है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। तो इनमें रिवर बहुत सारी है और टेरेन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इनकी उबड़ खाबड़ सतह है और पानी भी है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर कहीं भी ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आता है तो ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक डिटेल। इसके बाद देखो इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया की टोटल हाइड्रो पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 51,964 मेगावाट, जो कि हमने 52 अराउंड राउंड फिगर कर दें तो अराउंड आपका 52 गीगावाट के अराउंड आप कह सकते हो, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की। इंडिया में अगर आप बात करोगे नेशनल पावर पोर्टल की, नेशनल पावर पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें आपकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी के सारे आंकड़े आपको मिलेंगे, सारा डेटा मिलेगा। तो नेशनल पावर प्लांट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग, तो उसमें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी 5,19,964 मेगावाट, यानी आप मोटा मोटा कह सकते हो तो 520 गीगावाट कह सकते हो, आप यूं कह दो 520 गीगावाट की कैपेसिटी है, राउंड फिगर में कह दो। 520 गीगावाट कैपेसिटी का मतलब समझे, मतलब ये कि इंडिया के अंदर जितने भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, whether it is renewable or whether it is non renewable, we can generate 520 gigawatt of electricity maximum in 1 hour। एक घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा कितनी इंस्टॉल कर सकते हैं, 520 गीगावाट की कैपेसिटी की है हमारे पास, यानी कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअल में कितनी कर रहे हैं वो तो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे पावर प्लांट कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन में हम एक घंटे में 520 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा थर्मल एनर्जी का, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2,50,029 मेगावाट की, ये आप सबसे ज्यादा 44% किससे जनरेट कर रहे हो, थर्मल से। थर्मल मतलब आप पेट्रोलियम या कोल को यूज में लेके जो स्टीम बनाते हैं, उस स्टीम से जो टरबाइन घुमाते हैं, उस टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। 27% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपका सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, सनलाइट से जो आप एनर्जी बना रहे हैं। इसके अलावा आप 1% का आपका ओनली कंट्रीब्यूशन किससे है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। एक्चुअली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको अलग से लेके चलती है गवर्नमेंट उनका डेटा, तो 1% का उसका है। ओवरऑल देखोगे तो 9% आपका हाइड्रो पावर प्लांट का है, उसमें अगर स्मॉल और जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाता है, अराउंड 10% हो जाता है। तो हाइड्रो पावर जो है आपका उसका कितना है, 9% तो ये और 1% ये, यानी कि दोनों का टोटल कितना होगा, 10% हम हाइड्रो पावर से ले रहे हैं। इसके अलावा 10% हम किससे ले रहे हैं, विंड एनर्जी से। 10% विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, और 2% आपका बायोमास और न्यूक्लियर एनर्जी का आता है। न्यूक्लियर एनर्जी और बायोमास एनर्जी में कितना है, 2% है। यानी कि अगर आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करोगे तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी का है, फिर सोलर एनर्जी का है, फिर 10% आपका हाइड्रो और किसका है, विंड का है, और 2% आपका किसका है, न्यूक्लियर और बायोमास एनर्जी का है।
ये सब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है किसके अकॉर्डिंग, एज पर नेशनल पावर पोर्टल। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना आप। और कितनी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप यहां देख सकते हो, हाइड्रो में आपकी स्मॉल हाइड्रो को और हाइड्रो को दोनों को मिला दोगे तो अराउंड 52 गीगावाट की कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा हो जाएगा आपका। और न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायो पावर है, सोलर एनर्जी है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख सकते हो आप। क्लियर है। इसके बाद आओ आपकी जो रिन्यूएबल, आपका जो रिन्यूएबल नहीं, आपका लो नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फ्यूसिल फ्यूल में आप देखोगे कि जो आपका पेट्रोलियम और कोयले के अलावा कोई भी एनर्जी रिसोर्स आप यूज में ले रहे हो जिसमें आपकी न्यूक्लियर एनर्जी भी इंक्लूड है, उन सबको लें तो 31 में लेटेस्ट डेटा है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि आपकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें किसकी, नॉन फॉसिल, फॉसिल यूज में नहीं ले रहे, नॉन फॉसिल की। और देखो वैसे भी हमने नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमने 500 गीगावाट का टारगेट लिया हुआ है 2030 तक, 2030 तक हम 500 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है। कितना चाहते हैं हम, टिल 2030 तक हम कितनी चाहते हैं, 500 गीगावाट। ठीक है, ये हमारा टारगेट है नॉन फॉसिल में। कितना, नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट जनरेशन की कैपेसिटी का बनानी है हमें। बट उसके अंदर अब आप देखोगे तो अभी हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 291 गीगावाट की है। ठीक है, ये प्रेजेंट में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है, 291 गीगावाट की है। एट प्रेजेंट कितनी है हमारे पास कैपेसिटी, 291 गीगावाट की है, ये मान के चलो आप। ठीक है, यानी कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी और सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का टोटल करके उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो इंडिया में है 291 गीगावाट, जबकि हमें जनरेट कितना करना है, 500 गीगावाट। कब तक करना है, 2030 तक। अब इसमें अगर शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा हम ले रहे हैं सोलर एनर्जी से। सभी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 53.8% किसका कंट्रीब्यूशन है, सोलर एनर्जी का। 19.48% है विंड पावर का। ठीक है, 19.60% किसका है, आपका हाइड्रो पावर का। न्यूक्लियर पावर जो है वो और बायोमास देखे तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। न्यूक्लियर की कैपेसिटी है 3%, 3.01%, और 4% यानी कि 4.02% किसकी कैपेसिटी है हमारे पास, ये है हमारे पास बायोमास की। ठीक है, बायोमास एनर्जी जो आप एग्रीकल्चरल जो आपके वेस्ट हैं उनसे, और या फिर आप जैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो यूज में लेते हैं, बायोमास जो बनाते हैं, मीन से आप कह सकते हो कि वेजिटेशन से जो जनरेट करते हो उससे। तो न्यूक्लियर पावर में आपकी 3%, बायोमास में 4%, 19.60% आपकी किस में है, हाइड्रो में, 19.48% आपकी विंड से बना रहे हो, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 53.87 का सोलर एनर्जी का। यह है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का डेटा। टारगेट है 500 गीगावाट का, नॉन फॉसिल से जनरेट कर रहे हैं 291 गीगावाट। याद रखना 291 गीगावाट की हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, सोलर एनर्जी का। क्लियर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री का डेटा है 31 मई 2026 का, जहां से मैंने ये डेटा आपको बताया है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की दुनिया में, तो थोड़ा सा आप देख लो कुछ, एक्चुअली क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है कि ऐसा कौन से पावर प्लांट है, कितने बड़े बड़े हमारी दुनिया में पावर प्लांट हैं, ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, और कितनी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो एक पावर प्लांट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो बहुत फेमस भी है, थ्री गॉर्जेस डैम, इंडिया के पास है, चाइना में। तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो बना हुआ है यांगत्जी रिवर पे। ठीक है, और यांगजी रिवर पे जो थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना का, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये कई कंट्रीज की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी ज्यादा अकेला ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दे रहा है, 22,500 गीगावाट। ठीक है, यानी इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, कितनी है, इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 52 गीगावाट, और इसकी कितनी है 22.5, यानी आप 22.5 कह सकते हो गीगावाट।
यानी कि इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग आधा एक ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दे रहा है। और इसीलिए तो आप देखो ना, चाइना का शेयर कितना था, 421 गीगावाट की कैपेसिटी थी। ठीक है, तो 421 गीगावाट में से 22.5 गीगावाट तो ये अकेला यांगतीजी पे बना हुआ थ्री गॉर्जेस डैम दे रहा है। कितना बड़ा डैम बना हुआ है। इसके बाद है चाइना का ही बाहेतन डैम, और ये बाहेतन डैम जो है वो जिन्सा रिवर पर बना हुआ है चाइना में। कौन सी रिवर है? जिन्सा रिवर पे बना हुआ, और इसकी कैपेसिटी है 16,000 मेगावाट, यानी कि 16 गीगावाट की कैपेसिटी है। थर्ड नंबर पे आता है पराना रिवर पे बना हुआ इताइपू डैम, और ये ब्राजील और पराग्वे पे बना हुआ है। पराना, देखो मैंने पराग्वे में आपको बताया भी था कि पराना और पराग्वे दोनों रिवर हैं पराग्वे कंट्री के अंदर। तो पराग्वे 99% से ज्यादा कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है वो किससे आती है? हाइड्रो पावर से। अब इसमें कैपेसिटी है 14,000 मेगावाट की, यानी कि 14 गीगावाट की कैपेसिटी किसकी है? इस इताइपू डैम की है, जो कि कहाँ है? ब्राजील और पराग्वे के अंदर है। ये तीन बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखो, इंडिया जो है वो काफी पीछे है हाइड्रो पावर जनरेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स में। हालांकि अभी हम कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, और इसमें आप देखोगे तो टिहरी डैम जो है वो हमारा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 2400 मेगावाट की कैपेसिटी है, और ये भागीरथी रिवर पे बना हुआ है उत्तराखंड में। ये रहा, कहाँ पे है? भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में बना है टिहरी डैम। दूसरे नंबर पे कोयना डैम आता है महाराष्ट्र में, कोयना रिवर के ऊपर। यह है 1960 मेगावाट का। इसके बाद श्री सैलम डैम आता है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट की। समझ रहे हैं आप? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मतलब 1 घंटे में इतनी इलेक्ट्रिसिटी या आइडियल कंडीशन में जनरेट कर सकता है मैक्सिमम। इसके बाद है नाथपा झाकरी आपका सतलुज रिवर पर, 1530 मेगावाट का है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है सरदार सरोवर आपका नर्मदा रिवर पर, गुजरात में। इसकी है 1450 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो दीज ऑल डैम्स, ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर नॉट सो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। आप कंपेयर करें अगर चाइना जैसे से, तो इनकी 22,500 मेगावाट तो एक ही दे रहा है, तो हमारे तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। हमारा जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है टिहरी डैम, वो उससे 10 गुना ज्यादा इनके पास थ्री गॉर्जेस डैम है। ठीक है, इसकी 2.4 गीगावाट की कैपेसिटी है, इसकी 22.5 गीगावाट की, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है किसकी? थ्री गॉर्जेस की। ये आप देख सकते हो। अब एक चीज और है जो थोड़ा सा करंट में न्यूज में रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर चर्चाएं काफी होती है, न्यूज में आता है। वो है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चाइना डेवलप करने जा रहा है, और उस पे इंडिया के कुछ कंसर्न है, जिसे बोला जाता है मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन। मेडोग, चाइना का जो मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये चाइना बनाने जा रहा है। चाइना के सेंस में बात करोगे तो यालुंग सांगपो रिवर पर, इंडिया के सेंस में आप क्या कहोगे? ये है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यालुंग सांगपो जो रिवर है उस पे एक डैम बनाने जा रहा है चाइना, जिसका नाम है मेडोंग डैम, और इस मेडोंग डैम का 60,000 मेगावाट कैपेसिटी होगी। कितनी होगी? 60,000 मेगावाट कैपेसिटी होगी, और ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर है, बट इसके बाद भी क्योंकि इनकी जनरेशन कैपेसिटी रख रहे हैं 60,000 मेगावाट की, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि रन ऑफ रिवर है तो थोड़ा सा पानी डाइवर्ट करके बना लेंगे। इसके बाद भी इन्होंने डाइवर्ट करके जो पानी स्टोर किया है वो बहुत बड़ा डैम है। ये डैम देखिए आप, ठीक है, ये पानी को बहुत बड़ा स्टोर करने वाले हैं, और उस पानी को इंडिया जो है वो अपने लिए एक थ्रेट की तरह लेता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यालुंग सांगपो रिवर पे बनने वाला है, 60,000 मेगावाट कैपेसिटी का, जिसका टाइप है रन ऑफ द रिवर डैम प्रोजेक्ट। बट इसके अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा तो होगा अब, बट इसके लिए इंडिया के कुछ कंसर्न है, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी गजब की है। ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां देखोगे आप तो इधर से जो यालुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से जब आ रही है, तो तिब्बत से आके ये यहाँ क्या लेती है? एक हेयरपिन मोड़ लेती है। ठीक है, ऐसे हेयरपिन मोड़ लेती है, और इस घुमाव के साथ तेजी से घूमती हुई ये कहां एंट्री लेती है? इंडिया में एंट्री लेती है। ठीक है,
यहां से ये इंडिया में एंट्री लेती है। और जब ये इंडिया में एंट्री लेती है तो अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नॉर्थ में यहां पर यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, अरुणाचल से जस्ट नॉर्थ में लगाया जा रहा है। तो इंडिया जो है उसका कंसर्न ये है कि इंडिया लोअर राइपेरियन स्टेट है। लोअर राइपेरियन स्टेट मतलब अधो प्रवाही जल जो वाला देश है, यानी अगर ये पानी जो है वो फ्लो नॉर्मल सेंस में होगा तो वो कहां आएगा अल्टीमेटली इंडिया में। तो इंडिया नीचे पड़ रहा है। तो लोअर राइपेरियन स्टेट होने से एक प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम लोअर फ्लो को पानी का जो है उसको अगर ये रोक लेंगे और सडनली अगर इन्होंने इसको छोड़ दिया, कभी कोई वॉर वाली कंडीशन आई और पानी को अचानक छोड़ दिया तो इंडिया में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी इंडिया में। इसीलिए इंडिया जो है इसको एक वाटर बम्ब फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरह रहा है। और भाई अरुणाचल प्रदेश पे तो वैसे ही चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है कि हमारा है, और ऐसे में अगर इसने कभी वॉर वाली सिचुएशन में पानी छोड़ा तो ब्रह्मपुत्र में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसको वाटर बॉम्ब ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा गया है। ठीक है, और इसके अलावा चाइना जो है उसके साथ कोई हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी भी नहीं है कि चाइना हमको पानी छोड़ने से पहले इन्फॉर्म करे, कितना पानी उसने स्टोर कर रखा है ये इन्फॉर्म करे। तो ऐसी कोई लीगली बाउंड ट्रीटी नहीं है। जैसे हमारा सिंधु जल समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो पाकिस्तान के साथ थी, हालांकि उसको अभी हमने सस्पेंड कर दिया है ऑपरेशन जो आपका सिंदूर था इसके टाइम पे, बट फिर भी यहाँ पे इनके साथ तो कोई ट्रीटी ही नहीं है। तो ये हो सकता है, तो इसी वजह से कोई लीगली ऑब्लाइज्ड ही नहीं है, बाउंडेड नहीं है ये कि अपन को सूचना देंगे कि हम इतना पानी छोड़ रहे हैं या इतना पानी स्टोर्ड है। इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए लीगली बाउंड चाइना नहीं है, तो कभी भी पानी छोड़ देगा। और इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश भी, हालांकि बांग्लादेश के रिलेशन चाइना से ज्यादा हो रहे हैं, बट उसके बाद भी इंडिया और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में भी आ रही है ब्रह्मपुत्र, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा प्लांट जो है वो मत बनाओ आप। इसके अलावा देखो ये एरिया टेक्टोनिकली भी एक्टिव एरिया है। ठीक है, टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक क्रियाएं यहाँ होती रहती है, तो यहाँ भूकंप आते रहते हैं। अभी मान लीजिए इन्होंने पानी भर के रखा है, ठीक है, और अचानक कोई भूकंप आ जाए, इनका डैम टूट जाए, तो इन्होंने चाहे खुद ने नहीं छोड़ा तो भी वो डैम टूटने से पूरा जो लोअर राइपेरियन है आपका, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसमें नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए इंडिया के कंसर्न है इसके ऊपर। बट इंडिया ने इसका एक तोड़ निकाला है। इंडिया ने कहा तुम बना रहे हो हम भी बनाएंगे। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 11,000 मेगावाट कैपेसिटी का एक अनाउंस कर दिया है अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे ही ये इंडिया में एंटर होती है तो इसको सियांग रिवर कहते हैं। ठीक है, और सियांग रिवर पे यहां पे इन्होंने एक पावर प्लांट अनाउंस कर दिया है अपर सियांग मल्टीपर्पज जो है 11 गीगावाट का, 11,000 मेगावाट यानी कि 11 गीगावाट कैपेसिटी का हमने कहां बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपर सियांग वाला। यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब एंट्री लेती है अरुणाचल में तो उसको सियांग बोलते हैं। और इसके जस्ट जो आपका जो मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन चाइना बना रहा है उसके जस्ट साउथ की तरफ हमने क्या बना दिया है, अपर सियांग अनाउंस कर दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, 11,000 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। इसके अलावा इस पे तो अभी चलो हमने अनाउंस किया है, काम अभी स्टार्ट होना बाकी है, बट इसी की एक रिवर है दिबांग। इस दिबांग रिवर पे भी हमने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पे स्टार्ट कर दिया है ये जगह, और ये है 2880 मेगावाट का, जिसका नरेंद्र मोदी जी फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख चुके हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर, ये आ रही है, देखो यहां से दिबांग आ रही है। इस दिबांग पे हमने यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, और इसकी कैपेसिटी क्या है 2880 मेगावाट की है। ठीक है, मोदी जी इसका क्या है उद्घाटन कर चुके हैं। ठीक है, पत्थर आपका फाउंडेशन स्टोन इसमें रख चुके हैं। तो 2880 मेगावाट का हम बना रहे हैं दिबांग रिवर पर, 11,000 मेगावाट का बनाएंगे अपर सियांग यानी कि ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न वाले पार्ट में। क्लियर है, तो ये एक करंट में न्यूज रहती है हाइड्रो पावर प्लांट की, क्योंकि चाइना जो है वो ऐसे काम करता रहता है जिससे कैसे भी वो आसपास के कंट्रीज को परेशान करता रहे, और चाइना से उसका हर पड़ोसी परेशान है। ठीक है, उसकी हर नेबरिंग कंट्री परेशान है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हो, चाहे उसका साउथ एशिया का इंडिया हो। क्लियर है, तो ये सब था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, जिसमें आपको जल विद्युत उत्पादन की मैंने प्रक्रिया बताई, कौन कौन से टाइप के प्लांट होते हैं वो आपको बताए, और उनसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसकी मैकेनिज्म को समझा। वो इंडिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की क्या
सिनेरियो है और क्या वर्ल्ड के अंदर अभी इसके कंडीशन चल रही है वो हमने देखा। और एक इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किया मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चाइना बनाने जा रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर, जिसमें हम देखेंगे कि आपका सोलर एनर्जी जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आपको हेल्प कर रही है। So till then, stay connected, keep learning, and thank you so much.